गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। जल्दी जल्दी आ जाओ भाई सब लोग। अरे लाइक वाइक कर दिया करो, कमेंट वमेंट करके जाया करो यार, अच्छा लगता है तुम्हारे भाइयों को। और क्या, ठीक है। लाइक करने से क्या होता है, मेरा तो कोई खास फायदा नहीं होता, लेकिन ये बच्चों का फायदा हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देख पाते हैं फिर उसको, ठीक है। इसी वजह से बोलते हैं आपको लाइक वाइक कर दो, अच्छी लगी होंगी तो वीडियो। और क्या, चलो सो गाइस स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम लोगों ने डिस्क्रीट सीरीज वगैरह बहुत बढ़िया तरीके से निपटा दिए थे, इतनी डिटेल में लेके गए थे कल डिस्क्रीट सीरीज को, भाई क्या बोलूं मैं आपको, है ना। पूरी डिटेल में एकदम डिस्क्रीट सीरीज का कल हमने काम तमाम किए थे। फॉर्मूला बस मेरे को एक बार बोल के बता दोगे कि क्या फॉर्मूला था। फॉर्मूला था भाई समेशन f इंटू एक्स, ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। फॉर्मूला क्या था? f इंटू एक्स का समेशन अपॉन समेशन f इंटू एक्स का समेशन, इसीलिए दिमाग में बैठ जाता है f इंटू एक्स का समेशन। मतलब सबसे पहले आपको f इंटू एक्स करना है, उसका समेशन निकालना है। वो निकालने के बाद उसको डिवाइडेड बाय समेशन f बोलो या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलो, बात एक ही है, ठीक है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है कि एक पर्टिकुलर नंबर कितनी बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी करके देखे थे। फिर मैंने कैलकुलेटर पे ट्रिक जो थी वो भी समझा दी थी, ताकि पेपर में अगर आए तो तुम लोग इजी तरीके से इसको क्या कर पाओ, सॉल्व कर पाओ। अब इसके बाद बात आ जाती है नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज की। अब वो भी क्यों लानी पड़ी वो भी बताता हूं आपको मैं, सुनना भाई ध्यान से, बात ध्यान से सुनना। अब सोच के देखो यार, कई बार क्या होता है ना, जैसे यहां पे तुमने देखे जो पेपर था वो शायद 55 मार्क्स का था, तो किसी को 5 मिले, किसी को 25 मिले, किसी को 35 मिले, किसी को 45 मिले, किसी को 55 मिले, है ना। बट यार प्रैक्टिकली तुम सोच के देखो कि अगर मैंने क्लास में पेपर लिया 100 नंबर्स का, तो क्या जरूरी है कि बच्चों को उसमें 5, 15, 25 इसी तरीके के नंबर मिलेंगे? सर नहीं समझा। अरे मैंने अगर 100 नंबर्स का पेपर लिया, मेरी क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, तो बट ऑब्वियस ही बात है किसी को 2, 4, 6, 5, 3, 1, 100 में से नालायक है ना मेरी क्लास के बच्चे, इसलिए मजाक कर रहा हूं। खैर, किसी को 2, 5, 10, 15, किसी को 25, किसी को 22, किसी को 28, किसी को 38, किसी को 48, किसी को 58, किसी को 68, ठीक है, किसी को 78, किसी को 91, किसी को 94, किसी को 95। यानी बोलने का मतलब है इतने सारे स्टूडेंट्स है, तो उनमें से हर स्टूडेंट्स को अलग अलग क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। तो क्या मैं उस केस में अगर डिस्क्रीट सीरीज लगाता हूं और डिस्क्रीट सीरीज के तौर पे डेटा को प्रेजेंट करता हूं, तो क्या ये प्रेजेंटेशन प्रॉपर होगा? यानी मेरा जो डेटा रहेगा, मेरे जो मार्क्स रहेंगे, दैट मीन्स मेरा जो एक्स रहेगा वो यहां पे इस तरीके से लिखा रहेगा 2, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 12, 15, 18, 30, 35, 45, 48, 50, चलने दो भाई इसे लंबे तरह। और बाजू में फिर इसकी हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी कि 2 मार्क्स ना 2 लोगों को मिले, 1 लोगों को मिले, 4 मार्क्स 4 लोगों को मिले। क्या ये डेटा का जो प्रेजेंटेशन करने का तरीका है, क्या ये प्रॉपर है? क्या ये पढ़ पा रहे हो आप? अल्टीमेटली तो इंपॉर्टेंट यही होता है ना कि जो डेटा का प्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन हो डेटा का, ताकि लोग उसको इजीली पढ़ पाए, ताकि लोग उससे मीनिंगफुल डेटा से फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सके एनालाइज करके। क्योंकि स्टैट्स का हमारा इंटेंशन जो है, मतलब जो है वो तो यही है ना कि ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा का चीर हरण करके, सब कुछ हरण करके पास्ट डेटा का फ्यूचर के बारे में हमको क्या करना है, पता लगाना है। तो क्या इस तरीके से अगर डेटा लिखा जाएगा, इस तरीके से अगर डेटा प्रेजेंट करा जाएगा, तो क्या आप कर सकते हो ये सारी चीजें? तो आंसर इज नो। नो यार, नो। ऐसा प्रेजेंटेशन मत करो सर कि सामने वाले को कुछ समझ में ही ना आए और उसके लिए क्यूम्बर सम बन जाए, मतलब हमारी बंद हो जाए ये सारी चीजें। सो बेटर है कि हम इस डेटा को अगर ऐसा ना लिखते हुए, आपने भले ही 100 नंबर का टेस्ट लिया क्लास में, ठीक है, उसको आप ऐसा ना लिखते हुए आप उसको डेटा को अगर इस तरीके से डिवाइड करो तो कोई दिक्कत होगी क्या? 0 to 10, मतलब जितने बच्चे 0 to 10 की कैटेगरी में आते हैं, मतलब जितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 0 से लेके 10 मार्क्स तक लेके आए हैं, उनकी काउंटिंग हम इस 0 to 10 के ग्रुप में करेंगे। 10 to 20, 20 to 30,
30 to 40, 40 to 50, 50 तक ही पकड़ लो, 50 मार्क की टेस्ट ले लेते ना, समझ में आने के लिए आसान होगा। इस तरीके से हम ग्रुप बना के नहीं कर सकते। देखो अल्टीमेटली डेटा का मीनिंग निकलना चाहिए। अब मेरे को अगर क्लास है मेरी, तो सोचिए, देखो मेरे को मेरी क्लास में ये देखना है कि कितने मार्क्स कितने बच्चों को मिले। मतलब मेरी क्लास में टैलेंटेड कितने हैं, मतलब बेवकूफ़ कितने हैं, टैलेंटेड कितने हैं, होशियार कितने हैं, गधे कितने हैं, हाई क्लास गधे कितने हैं, लो क्लास गधे कितने हैं। गधों का भी क्लास होता है भाई, टैलेंटेड गधे मतलब समझदार बच्चे, है गधे ही सब। एक एग्जांपल देता हूँ मेरी क्लास में, ठीक है, तो हाई लेवल वाले गधे, लो लेवल वाले गधे, बस ये मेरे को बाइफर्केशन करना है। अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, मेरे लिए जो बच्चा 0 से लेके 10 मार्क्स लेके आ रहा है, अच्छा ये ग्रुप भी जो बनते हैं ना, 0 to 10 ही क्यों बनाया, 0 to 20 क्यों नहीं बनाया सर आपने, 20 to 40 क्यों नहीं बनाया सर आपने, सर 0 to 5 क्यों नहीं बनाया ये ग्रुप, सर 0 to 8 क्यों नहीं बनाया सर। ये सर थप्पा है क्या सर, हर बार 0 to 10 ही लेना। मतलब जो आप ग्रुप बना रहे हो, जैसे 0 to 10 एक ग्रुप बनाए आपने, 10 to 20 मार्क्स का एक ग्रुप बनाए, तो क्या ये थप्पा लगा है क्या कि ये आपने इसी तरीके से बनाना है, 10-10 की गैप देके ही बनाना है या इक्वल गैप देके ही बनाना है। तो आंसर इज नो, ऐसा कोई थप्पा नहीं है। ये तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। अब जैसे मेरे को मेरी क्लास में ये पता लगाना है कि टैलेंटेड कितने हैं, गधे कितने हैं, नॉर्मल गधे कितने, हाई लेवल गधे कितने हैं, ये पता लगाना है। तो उसके लिए मैंने इनको 10-10 के वेस में बांट दिया, क्योंकि मेरा ये मानना है, पर्सनली तुम्हारे भाई का ये मानना है कि जो बच्चे 0 से लेके 10 तक मार्क्स लेके आ रहे हैं वो सब एक ही कैटेगरी के हैं। भले उसने 8 लाया हो, उसने 7 लाया हो, या उसने 5 लाया हो, 4 लाया हो या 0 लाया हो, वो सारे एक ही कैटेगरी के गधे हैं। उन गधों पे इक्वल लेवल पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि जो बच्चे 10 से लेके 20 के बीच में मार्क्स लेके आएंगे वो थोड़े से ऊपर वाले गधे हैं। मतलब है एक जैसे ही, जिसने 11 लाया, 12 लाया, 15 लाया, 20 लाया, वो एक जैसे ही लोग हैं। जिसने 20 से लेके 30 मार्क्स के बीच में लाया वो कैटेगरी भी मेरे लिए एक है। 30 से 40 वाली कैटेगरी एक है, 40 से 50 वाली। मतलब बोलने का ये मतलब है कि ये ग्रुप बनाने का हमारा ये मतलब हो जाता है डेटा में कि हमारे लिए ये ग्रुप के लोग एक कैटेगरी में आते हैं, यही कैटेगरी इक्वल कैटेगरी में आते हैं। अगर तुमको लगता है कि नहीं सर आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, सर आपने 0 to 20 का एक ग्रुप बनाना चाहिए था, क्योंकि सर मेरे लिए ना 0 to 20 वाले बच्चे जो होते हैं वो एक कैटेगरी के एक ग्रुप में आना चाहिए, उनकी तरफ आपको एक जैसा ध्यान देना पड़ेगा। तो आप 0 to 20 का ग्रुप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई थप्पा थोड़ी ना लगा हुआ है। ये जो ग्रुप्स हम बनाते हैं सीरीज में, ये तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं। ये बात अपने दिमाग में छाप लो। ये नहीं स्कूल वाले कुछ भी पढ़ाते हो, नहीं 10-10 का ही होना चाहिए, नहीं इक्वल ही होना चाहिए, नहीं 10 का ही ग्रुप बनेगा, क्यों पता नहीं 10 के, अरे लिखा है बुक में 10 का ही बनता, नहीं 20 का नहीं बना सकते, तुम ज्यादा होशियार बन रहे क्या, क्लास से बाहर जाओ, ऐसा बोलते हैं ना स्कूल वाले। बट एक्चुअली में इसका रीजन यही है कि ये बनते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऐसा कोई थप्पा या वो नहीं लगा हुआ है कि जो ग्रुप बनेंगे ये एक ही तरीके के बनेंगे या इक्वली बनने चाहिए, ऐसा कोई थप्पा नहीं है। ठीक है, जनरली इसको इस तरीके से 10-10 की कैटेगरी में बनाया जाता है, डेट इज जनरली, बट देयर इज नो थंब रूल फॉर दैट। ठीक है, इट इज एज पर योर रिक्वायरमेंट कि आप डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हो, आपको डेटा को किस तरीके से रीड करना है, आपके लिए डेटा किस तरीके से रिलीवेंट है, किस तरीके से आपके लिए वो मीनिंगफुल है। तो उस हिसाब से आप ये ग्रुप्स बना के क्या करते हो, कैटेगराइज करते हो। ये जो ग्रुप बना के हमने नंबर्स को प्रेजेंट करे, इस टाइप की सीरीज को कहा जाता है कंटिन्यूअस सीरीज। क्या कहा जाता है सीरीज को? कंटिन्यूअस सीरीज। सर कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब होता है 0 to 10, 20 to 20। जब हम ग्रुप बना के कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है कंटिन्यूअस सीरीज। अब बाजू में जो इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है ना, सपोज मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 4 लिखा, यहाँ पे मैंने 5 लिखा, यहाँ पे मैंने 8 लिखा, यहाँ पे मैंने 2 लिखा, यहाँ पे मैंने 3 लिखा, तो ये जो मैंने फ्रीक्वेंसीज बाजू में लिखी हुई है, इन फ्रीक्वेंसीज के क्या पैमाने हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। जिन बच्चों के मार्क्स, जो डेटा 0 to 10 की कैटेगरी में आता है, वो बच्चों को हमको ये ग्रुप के अंदर क्या करना है, काउंट करना है।
तो मेरी क्लास में 0 to 10 के बीच में आने वाले लोग, ऐसे लोग हैं 4, जिनको 5 मार्क मिले होंगे, 6 मार्क मिले होंगे, 2 मार्क मिले होंगे, 1 मार्क मिले होंगे, ठीक है। तो ऐसे कैटेगरी वाले बच्चे मेरी क्लास में कितने हैं? टोटल 4 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं? 4। यानी यहाँ पे 4 का मतलब ये नहीं हो गया कि जैसे हम डिस्क्रीट सीरीज में बोलते थे 10 के आगे अगर हम 4 लिख दे तो 10 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। यहाँ पे ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे पॉइंट ये है कि 0 से लेकर 10 के बीच में 4 लोग हैं जिनको 0 से लेकर 10 के बीच में क्या आए हैं? मार्क्स आए हैं। तो हमने उसको क्या बोल दिया? फ्रीक्वेंसी बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। यानी 4 लोग हैं, 4 बार रिपीट हुए हैं जो 0 से 10 की कैटेगरी में आते हैं। 10 to 20 की कैटेगरी में आने वाले बच्चे ने 11 मार्क, 12 मार्क, 13 मार्क, 14 मार्क, ये वो कितने हैं? टोटल 5 है। 20 to 30 के इसमें 8 है, 30 to 40 के इसमें 2 है, 40 to 50 के इसमें 3 लोग हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इस तरीके से यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज क्या करी जाती है? लिखी जाती है। एक्चुअली में ये जो सीरीज होती है ना, कंटिन्यूअस सीरीज, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। अच्छा चलो दूसरी पार्ट बाद में बताता हूँ, पहले एक करके देख लेते फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा तो ये अब तुम्हारे दिमाग में कई बार डाउट आता होगा कि सर ये जो 10 मार्क्स अगर एग्जैक्ट किसी बच्चे को मिले, एग्जैक्ट सर 10 मार्क मिले, बोले एग्जैक्ट, वो 10 मार्क वाले बच्चे को यहाँ पे काउंट करेंगे कि सर यहाँ पे काउंट करेंगे? मतलब ये यहाँ पे इधर ये वाले ग्रुप में काउंट करेंगे, एकदम लोअर क्लास गधे के ऊपर करेंगे कि उससे थोड़े ऊपर वाले गधे में करेंगे इसको काउंट? बोलो। तो आंसर इज नीचे वाले ग्रुप में, किसमें? 10 to 20 में। तो यानी एग्जैक्ट अगर किसी को 10 मार्क्स मिले हैं तो वो यहाँ पे काउंट होगा रेदर देन यहाँ पे। एग्जैक्ट 20 अगर किसी को मार्क्स मिले हैं तो वो यहाँ पे काउंट नहीं होगा, वो कहाँ पे काउंट होगा? नीचे वाले कैटेगरी में क्या होगा? काउंट होगा। 20 to 30 के अंदर 30 किसी को मिले होंगे तो 30 वाला बच्चा यहाँ काउंट नहीं होगा, कहाँ काउंट होगा? यहाँ काउंट होगा। 40 to 50 वाला बच्चा जो है वो यहाँ काउंट नहीं होगा, कहाँ काउंट होगा? नीचे की कैटेगरी में क्या होगा? काउंट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन चीज़ों की यहाँ पे नंबरिंग करते हैं। तो अगर एग्जैक्ट 10 मार्क्स किसी को मिल रहे हैं तो आपको उसकी काउंटिंग नीचे में करनी है रेदर देन ये वाले ग्रुप के अंदर, ठीक है। क्लियर होगी बात? अब सर इसके अंदर सॉल्यूशन किस तरीके से निकाले जाते हैं, कैसे आप इसके अंदर आंसर निकालोगे, किस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? क्योंकि हमको तो अल्टीमेटली एवरेज निकालना है, इस सीरीज का भी, इस ग्रुप का भी हमको क्या निकालना है? मीन निकालना है, ताकि हमको मालूम पड़े कि ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स मेरी क्लास के बच्चे ले आते हैं। उससे आप डिसाइड करोगे ना मास्टर अच्छा है या खराब है, उसी से तो आप डिसीजन लोगे कि मास्टर अच्छा है या खराब है। तो ये आपको दिया है मैंने डेटा को प्रेजेंट करके, और इसी हिसाब से आप क्या निकालोगे? एवरेज निकालोगे। तो कंटिन्यूस सीरीज में एवरेज निकालने के लिए आपको एक छोटी सी अलग से प्रोसेस करनी पड़ती है, जिस प्रोसेस को कहा जाता है मिड वैल्यू। क्या कहा जाता है जिसको? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू सर ये क्या है? देखो दिक्कत ये है, ये तो आपको समझ में आ गया, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। दिक्कत पता है क्या है यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज में? जो डिस्क्रीट सीरीज में बिल्कुल दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ की दिक्कत है। डिस्क्रीट सीरीज में आप क्या करते थे? एवरेज निकालने के लिए आप सिंपली 10 फ्रीक्वेंसी को 5 से क्या कर लेते थे? मल्टीप्लाई कर लेते थे, क्योंकि आपका बोलने का मतलब था 5 मार्क लाने वाले 10 बच्चे हैं हमारी क्लास में, 15 मार्क लाने वाले 20 बच्चे हमारी क्लास में, तो 15 को हमको 20 बार क्या करना पड़ेगा? 20 टाइम्स क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। 25 लाने वाले 30 बच्चे हमारी क्लास में, तो 25 को हमको 30 टाइम्स क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। 35 लाने वाले 40 बच्चे हैं हमारी क्लास में, तो 35 को हमको कितनी बार ऐड करना पड़ेगा? 40 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यहां तो आपको ये चीज समझ में आ जाती थी, लेकिन दिक्कत पता है कहां जाती है कंटिन्यूस सीरीज में, कि जो ये फ्रीक्वेंसी है इसको हम मल्टीप्लाई किससे करें? क्या हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करें? यानी फिर उसका मतलब ये हो जाएगा कि 0 to 10 की कैटेगरी में 0 मार्क लाने वाले 4 बच्चे हैं, या हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करें? यानी फिर तो ये मतलब हो जाएगा ना कि 0 से 10 मार्क्स में 10 मार्क्स लाने वाले 4 बच्चे हैं। लेकिन ऐसा तो सही नहीं है ना, 0 वाले ज्यादा है ना 10 वाले ज्यादा है, दोनों वाले अलग अलग है। मतलब ये ग्रुप के अंदर सबने अलग अलग मार्क्स लाए हैं। सो फिर करना क्या? 0 से मल्टीप्लाई करना तो 10 नाराज हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करना तो 0 नाराज हो जाएगा। तो करना क्या? इसीलिए इस ग्रुप की हमको निकाल लेनी पड़ती है मिड वैल्यू, जिसका निकालने का तरीका होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सर व्हाट इज अपर लिमिट? दिस 10 ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप क्लास, इसको क्लास बोला जाता है। दिस क्लास इज 10 अपर क्लास, अपर लिमिट,
और 0 इज कॉल्ड एज व्हाट, लोअर लिमिट। तो सिंपली आपको यहाँ पे ये करना है मिड वैल्यू निकालने के लिए 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 5। अब ये भी समझ में आया कि क्यों मेरे को मिड वैल्यू यूज करना है। मिड वैल्यू मेरे को इसलिए यूज करना है क्योंकि मैं 0 भी यूज नहीं कर सकता, मैं 10 भी यूज नहीं कर सकता। उसका कारण ये है कि ये एक गलत इंटरप्रिटेशन होगा। 0 अगर मैंने यूज कर लिया तो उसका मतलब ये निकलेगा कि मेरी क्लास में 0 नंबर लाने वाले 4 बच्चे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो सर मिड वैल्यू निकाल के आपने क्या दिखा दिए? मिड वैल्यू निकाल के ये पता चल गया कि कहीं ना कहीं मिड वैल्यू जो है वो बीच का नंबर है। तो भाई अगर किसी को 6 नंबर मिले होंगे या 8 नंबर मिले होंगे ना, तो वो नाराज नहीं होगा कि तुमने उसके नंबर को 5 काउंट किए, क्योंकि वो आसपास है। जिसको 2 नंबर या 1 नंबर मिला होगा ना, वो भी नाराज नहीं होगा क्योंकि तुमने उसके नंबर को कितना काउंट कर लिए, 5 काउंट कर लिए, क्योंकि वो क्या है, आसपास है। तो जो तुम्हारा आंसर है वो करेक्ट आएगा। सो इसीलिए इनकी क्या निकाली जाती है, सबसे पहले मिड वैल्यू निकाली जाती है। सेम आगे के लिए भी वैसे ही सॉल्व करना है। 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2, इसकी क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू। 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2, इसकी क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू। 30 + 40 डिवाइडेड बाय 2, इसकी क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू। 40 + 50 डिवाइडेड बाय 2, इसकी क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू। सो मैंने हर कैटेगरी की, हर क्लास की अब क्या निकाल ली है, मिड वैल्यू निकाल ली। अब मिड वैल्यू निकालने के बाद कोई सर्कस नहीं है इसके अंदर। मिड वैल्यू निकालने के बाद आपको सिंपल सा, जैसे डिस्क्रीट सीरीज सॉल्व करते थे ना, वैसे ही सॉल्व करना है। मतलब इसको भूल जाओ, एक्स को भूल जाओ। अब तुम्हारे लिए ये मिड वैल्यू एक प्रकार से एक्स है, देखा जाए तो। यानी जैसे डिस्क्रीट सीरीज के अंदर तुम क्या करते थे, f × x करते थे। बस अब यहां पे तुमको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, और वो ये f × m, मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू, फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू। क्योंकि तुमने क्या कर लिया, वो ग्रुप, वो कैटेगरी की मिड वैल्यू निकाल के रख दी है। अब तुम्हारे को फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू, फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू यही करना है। तो मेरी फ्रीक्वेंसी है 4, 4 × 5 20, 5 × 15 75, 25 × 8, 8 × 25 बोलो, एक ही बात है, 200, 2 × 35 70, 3 × 45 135। मैंने ये निकाल लिया। अब जस्ट मेरे को इसी का क्या करना है, f × m का समेशन। अब मैं इसको सॉल्व करने में आपको ज़्यादा मगजमारी नहीं कराऊंगा, क्योंकि कल की क्लास में इसको सॉल्व करने में हमने बहुत डिटेल एनालिसिस कर लिए थे। मशीन गन उधर रह गई थी कल की क्लास में, अगर हम याद होगा आपको, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमने बहुत ज़्यादा मगजमारी कर लिए थे। तो आज ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 2 क्वेश्चन करेंगे, दैट्स इट, सफिशिएंट। अब कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करोगे, तो डायरेक्टली भी कैलकुलेटर पे कर सकते। वहां पे हम x × m करते थे, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, f × m, उसका समेशन अपॉन समेशन f, x बार यहाँ पे किस तरीके से निकाला जाएगा, f × m, उसका समेशन। मैं जानबूझ के यहाँ पे समेशन और f पास पास में लिखता हूँ तुम्हारे को, क्या कि तुम इसको समेशन f पढ़ो, नालायक। इसीलिए मैं यहाँ पे जानबूझ के लिख रहा हूँ, उसको समेशन f मत पढ़ो, इसको यहाँ पे ऐसा पढ़ो, f × m। मैं बार बार जो बोल रहा हूँ वो रिपीट करो, आगे बड़े बड़े फॉर्मूलेस में काम आएगा। क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ो, इसको पढ़ के दिखाओ, f × m। इससे मतलब समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू। हमको फ्रीक्वेंसी को मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका समेशन निकालना है और उसको डिवाइड कर देना है समेशन f से। अब तुम 10 प्रॉब्लम मत करो ना सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे को ये फॉर्मूला जब जब तुम पढ़ोगे तब तब तुम्हारे दिमाग में पूरी प्रोसेस क्या होंगी, रिपीट होंगी। और जब जब तुम्हारे दिमाग में ये पूरी प्रोसेस रिपीट होंगी, ठीक है, तो उसका मतलब ये होगा कि तुम्हारी ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है। तो अननेसेसरी तुम्हारे को 10-10, 15-15 प्रॉब्लम सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है। वो हमारे स्कूल वाले, कॉलेज वाले कराते थे ना, करो बोले 10 प्रॉब्लम एक जैसे, करो एक जैसे 10 प्रॉब्लम, 15 प्रॉब्लम करो बोले एक जैसे, हाथ बैठेगा बोले प्रैक्टिस होंगी। अबे हमारे पास फॉर्मूला पढ़ के ही प्रैक्टिस हो जाती है हमारी। f × m, मतलब f को मल्टीप्लाई करो m से, उसका समेशन निकालो, समेशन f, दैट्स इट, खत्म। कैलकुलेटर पे क्या करेंगे, f × m, 4 × 5 इज इक्वल्स टू 5 × 15 इज इक्वल्स टू 8 × 25 इज इक्वल्स टू 2 × 35 इज इक्वल्स टू 3 × 45 इज इक्वल्स टू, ये सब कहाँ चले गया, जीटी में। जीटी कितना आ रहा है मेरा,
500 कितना आ रहा है मेरा GT 500, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की टोटल कितनी है, समेशन F 4 + 5 + 8 + 2 + 3 22 आ रही है भाई मेरी। कैसे सॉल्व करेंगे भाऊ, x बार इज इक्वल्स टू 500/22, तो 500/22 आंसर इज 22.73, लास्ट राउंडेड ऑफ कर देते ना, 22.73738, छपाई मार लो, छापने का 2 मिनट समय दे रहा हूँ, छाप लो फटाफट, साथ साथ में करे होंगे तो बहुत ही अच्छा है। क्लियर हो गया, अरे बोलो या और नो, बोलते क्यों नहीं, बोलो, अरे बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं। क्लियर, तो बस सेम जैसे डिस्क्रीट में करे थे वैसे ही इसमें करना है, कुछ भी अलग नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से करना है इसको भी, कोई अलग नहीं है। बस इतना अलग है कि डिस्क्रीट में हमको मिड वैल्यू नहीं निकालनी पड़ती थी, डायरेक्ट x दिया रहता था, x × f करना पड़ता था, f × x करना पड़ता था। यहाँ पे हमको बस वो जो x दिया है उससे एक मिड वैल्यू निकाल लेंगे, मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, u + l मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, u मतलब अपर लिमिट, l मतलब लोअर लिमिट, लिख लेना, u मतलब अपर लिमिट, l मतलब लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दैट्स इट। क्लियर, हाथ बैठ गया होगा तो एक प्रॉब्लम तुम कर लो फटाफट। अरे यार ये वाला प्रॉब्लम नहीं, ये नहीं करना तुमने करना, ये नहीं करना, तुम ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना भाई, ये वाला पता नहीं कौन है तुमको। एक मैं ऐसी जनरल दे देता हूँ, जनरल वाला कर लो तुम, जान दो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। करो सॉल्व फास्ट, 2 मिनट दे रहा हूँ, तब तक पानी मार लेता हूँ मैं, एक गिलास, एक बोतल से थोड़ा पानी पी लेते भाई। निकाले आंसर, देखो सिंपल सा करना है तुमको, यहाँ पे कुछ सर्कस नहीं करनी है, तुमको सिर्फ मिड वैल्यू निकालना है, बाद में कैलकुलेटर उठा के भी तुम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन मेरी इच्छा हमेशा ये रहेगी कि आप पहले एक बार सॉल्व करो फिर ही कैलकुलेटर उठाओ। एमसीक्यू में करना जितनी कैलकुलेटर की सर्कस करना तुमको करो, यहाँ पे पहले सॉल्व करके देखो फिर कैलकुलेटर से करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी तुम्हारी मर्जी, मानना नहीं मानना तुम्हारी मर्जी, मेरी बात, लेकिन मेरी बात मानोगे तो आगे फायदे होंगे, नहीं मानोगे तो आगे की मैं फिर गारंटी नहीं लूँगा, फिर नुकसान होंगे, इसलिए मान लो तो अच्छा है। 0 + 20/2 कितना होता है, 10 ही होगा भाई, 10 20 सॉरी 10 30 होगा ना भाई, ये मिड वैल्यू आ गई, सॉल्व करो कैलकुलेटर पे। 10 × 2 2 × 10 इज इक्वल्स टू 3 × 30 इज इक्वल्स टू 5 × 50 इज इक्वल्स टू 4 × 70 इज इक्वल्स टू 1 × 90 इज इक्वल्स टू, सो f × m उसका समेशन कितना आता है भाई साहब, f × m उसका समेशन कितना आता है, GT 730 आ रहा है भाई। अच्छा इसको इधर लिखना था, मैंने इधर लिख दिया, देखो मेरे को ये निकालना नहीं पड़ता ना, मैं इसलिए मगजमारी करते नहीं, f × m एक बार तुम्हारे लिए दोबारा कर देता हूँ, 2 × 10 इज इक्वल्स टू 3 × 30 इज इक्वल्स टू 5 × 50 इज इक्वल्स टू 4 × 70 इज इक्वल्स टू 1 × 90 इज इक्वल्स टू m + 730 आ रहा है। तो f × m उसका समेशन अपॉन समेशन f, इससे तुम्हारा निकल जाएगा x बार के लिए 730 अपॉन
समेशन एफ कितना आता है 2 + 3 + 5 + 4 + 1 15 आ गया. सो योर आंसर इज 730 डिवाइडेड बाय 15 कम्स टू 48.66 that is 67. So 48.67 has the capacity to represent this group of number, this group of series. So my mean is, my average is 48.67. इतना आसान था. So this is called as what? Continuous series के केस में क्या निकालना? मीन निकालना. आई होप आपको समझ गया होगा, इजी था. बट अब बात क्या रहती है ना यार, आई होप आपने लिख लिए होंगे. बट अब बात क्या रहती है ना यार, कंटिन्यूस सीरीज जो होती है एक्चुअली में वो दो प्रकार की होती है, दो अलग अलग तरीके प्रेजेंटेशन के. कोई उसका ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं रहता है, दो तरीके हैं अलग अलग प्रेजेंटेशन के. कोई लोग इस तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं, कुछ इस तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं. इसीलिए दोनों को अलग अलग क्या दिया गया है, नाम दिया गया है. सो कंटिन्यूस सीरीज के दो टाइप होते हैं बेसिकली. पहला होता है एक्सक्लूसिव सीरीज एंड दूसरा होता है इंक्लूसिव सीरीज. पहला क्या होता है एक्सक्लूसिव सीरीज और दूसरा क्या होता है इंक्लूसिव सीरीज. एक्सक्लूसिव सीरीज मतलब जो अभी आपने पढ़े 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इसको बेसिकली क्या बोला जाता है एक्सक्लूसिव सीरीज. अब इसको एक्सक्लूसिव क्यों बोला जाता है, उसका रीजन है. ऐसा हवा में नहीं इसको एक्सक्लूसिव बोला जा रहा है, उसके पीछे उसका रीजन है कि इसको एक्सक्लूसिव सीरीज क्यों बोला जा रहा है. इसको एक्सक्लूसिव सीरीज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सीरीज के अंदर जो क्लास के अंदर ग्रुप के अंदर, जैसे ये ग्रुप हो गया, इसके अंदर जो लास्ट नंबर रहता है उसको आप एक्सक्लूड कर देते हो और उसको आप वहां पे काउंट ना करते हुए उसको आप नीचे में क्या करते हो, काउंट करते हो. यानी सर नहीं समझा आप क्या बोलना चाह रहे. मतलब मेरे बोलने का ये था कि अगर किसी को 10 मार्क्स मिले हैं तो आप उसको यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं, यहाँ पे काउंट करते हैं. तो बेसिकली आप इस क्लास के अंदर इस 10 नंबर को एज इन इस ग्रुप के अंदर इस 10 को इंक्लूड नहीं करते हो उस ग्रुप के अंदर, उसको आप क्या कर देते हो, एक्सक्लूड कर देते हो. इसीलिए इस टाइप की सीरीज को कहा जाता है एक्सक्लूसिव सीरीज. वेराज जब मैं बात करता हूं इंक्लूसिव सीरीज की, तो इंक्लूसिव सीरीज जो रहती है वो इस तरीके से रहती है 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, इस तरीके से सीरीज रहती है भाऊ. इसका मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पे जो ग्रुप में नंबर दिए हुए 1 to 10, तो 1 to 10 के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है चाहे 1 हो चाहे 10 हो, वो इसी ग्रुप के अंदर इसी क्लास के अंदर क्या होगा, आएगा, काउंट होगा. यानी अगर किसी को 1 नंबर मार्क्स मिल रहे हैं या किसी को 10 नंबर भी मार्क्स मिल रहे हैं तो वो इसी कैटेगरी के अंदर क्या होगा, काउंट होगा, नीचे में काउंट नहीं होगा. यहाँ पे जितने ग्रुप के अंदर नंबर दिए गए, क्लास के अंदर नंबर दिए गए हैं, सारे नंबर्स को क्या कर लिया जाता है, इंक्लूड करके देखा जाता है. इसीलिए इस टाइप की सीरीज को कहा जाता है राजा इंक्लूसिव सीरीज. इस टाइप की सीरीज को क्या कहा जाता है राजा, इंक्लूसिव सीरीज. जैसे 11 और 20 लिखा हुआ है तो 11 और 20 मतलब 11 भी इधर काउंट होगा, 20 भी इधर काउंट होगा, इसीलिए 11 और 20 दोनों यहाँ पे काउंट होंगे. इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, इंक्लूसिव सीरीज. ये तरीके से आप याद रख सकते हो, आसानी से आपको याद होगा. बट अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, वेनेवर आपको क्या दी रही, इंक्लूसिव series is given, then for calculating arithmetic mean, first you have to convert inclusive series into exclusive series. व्हेनेवर आपको इंक्लूसिव सीरीज दी जाए क्वेश्चन में और आपको बोला जा रहा है कि आप अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करके दिखाओ, ठीक है, तो इंक्लूसिव सीरीज में अगर आप अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करके दिखाने की बात कर रहे हो तो उसके लिए आपको ये कंपलसरी है, यानी इसको नोट बोल के कंपलसरी लिख लेना. इट इज कंपलसरी कि आप सबसे पहले वो इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या करें, कन्वर्ट करें. एंड देन आफ्टर एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद जैसे आपने एक्सक्लूसिव सीरीज में मीन निकाले वैसे ही आप उसका क्या निकाले, मीन निकाले. मतलब इट इज कंपलसरी फॉर यू टू कैलकुलेट टू कन्वर्ट दैट इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज. और सर अगर कोई बच्चा नहीं करता है ये ऐसा और डायरेक्ट इंक्लूसिव सीरीज का आंसर निकालता है मिड वैल्यू लेके, तो मैं गारंटी से बोल रहा हूं उसका आंसर अलग आएगा और गलत आएगा.
अलग भी आएगा और गलत भी आएगा। तुमको अगर इतनी इच्छा है तो तुम कोई भी इंक्लूसिव सीरीज को डायरेक्टली करके देख लेना। अब करते हैं, चलो साथ में करते हैं, बताता हूं। अब बात आ जाती है कि इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कैसे करें। हाउ टू कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में किस तरीके से हम क्या करें, कन्वर्ट करें। दिक्कत ये भी है कैसे करें, तो बहुत आसान है। 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50 ये गिवन है। तो आपको कन्वर्ट करने के लिए यही करना पड़ेगा कि जो लोअर लिमिट होती है उसमें से आपको 0.5 माइनस करना है एंड अपर लिमिट में वही 0.5 ऐड करना है। लोअर लिमिट में वो 0.5 को माइनस करना है और अपर लिमिट में वही 0.5 को क्या करना है, ऐड करना है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। मतलब लोअर लिमिट मेरी यहाँ पे क्या है 1, तो 1 के अंदर 0.5 माइनस करूंगा तो मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.5, और वही 0.5 माइनस करने के बाद मैं कहाँ पे डाल दूंगा, अपर लिमिट में डाल दूंगा। यानी 0.5 यहाँ से माइनस करके लोअर लिमिट से अपर लिमिट में माइनस बढ़ा दिया। नीचे भी 11 to 20 है तो लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करो, मतलब 11 से 0.5 माइनस करोगे तो आएगा आपका 10.5 और अपर लिमिट में वही 0.5 ऐड कर दो 20.5 और वही 0.5 ऐड कर दो कहाँ पे, अपर लिमिट में 30.5 और वही ऐड कर दो कहाँ पे भाई साहब, अपर लिमिट में 40.5 और वही कर दो अपर लिमिट में। सो ये जो हमारी इंक्लूसिव सीरीज थी ये क्या में कन्वर्ट हो गई, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो गई। क्लियर। और अब एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट होने के बाद डोंट से सर करके दिखाओ ना, इसका सॉल्यूशन करके दिखाओ ना, हैं ऐसे भी प्रॉब्लम करके दिखाओ ना, वो तुम कर सकते। बच्चे वाली बातें मैंने आज तक बहुत कर लिया। अब मैं आऊँगा धीरे धीरे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, अब आएंगी असली मजा, अब चालू करूँगा असली स्टैट्स। अभी तक तो सिर्फ मैं हमाली करना सिखा रहा था, अब आऊँगा दिमाग की बातें लेके। अब मेरी ये तुमको यहाँ तक समझ में आ गया कि पहले ये बता दो। देखो मैंने कुछ नहीं करा, इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए इंक्लूसिव सीरीज जो है उसमें लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करा और वही 0.5 ऐड कर दिया अपर लिमिट में। ठीक है बराबर। अब मेरा क्वेश्चन, मेरे ही क्वेश्चन के ऊपर मेरा क्वेश्चन है वापस से, जो मैं इतनी देर से बकवास कर रहा था, तुमको ऐसा लगता होगा ना क्या बकवास कर रहा है, इसीलिए बोलता हूं, जो मैं इतनी देर से बातें बता रहा था उसमें मैंने एक नोट भी पेल दिया, नोट भी लिखा के दे दिया और तुमने एक्सेप्ट भी कर लिए मेरी बात, क्योंकि मास्टर ने जो बोला वो सही है ना, भले उसके पीछे कोई रीजन नहीं हो, लेकिन मास्टर ने जो बोला वो सब सही है ना। यही है ना, तुम लोग ऐसे सोचते हो ना, तो बिल्कुल सही सोचते हो या बिल्कुल गलत सोचते हो वो तुम ही बताओगे। मेरा क्वेश्चन तुम्हारे से ये है, ये प्रॉपर्टीज चालू हो रही है ना, एक ऐसी एक प्रॉपर्टीज आएंगी बीच बीच में। क्या ये इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना कंपलसरी है फॉर कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन? क्या सच में ये कंपलसरी है? क्वेश्चन मार्क डाल दिया मैंने। क्या ये कंपलसरी है? और अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों? सर आपने बोले ना कंपलसरी है, बोले आंसर अलग अलग आता। एक तो खुद ही बोलते हो यार सर, और फिर यार बाद में खुद ही पलटा देते हो बात को। ऐसा नहीं चलता यार सर, बोले मैं नहीं खेलूंगा, बोले नालायक, चुपचाप सुन और बताओ मेरे को, क्या इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना कंपलसरी है व्हाइल कैलकुलेटिंग मीन? और इफ यस देन व्हाई यस, इफ नो देन व्हाई नो? सर रुको, करके देखते सर, अब सर करके देखते सर, रुको सर, रुको करके देखते, एक क्वेश्चन करके देखते सर, जान दो भाई बहुत टेंशन आ गया सर। क्वेश्चन नंबर 3 करके देखते। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना सर,
इसको हम ना 2 बार सॉल्व करके देखते हैं। पहली बार सॉल्व, इसको मैं कॉपी करके देखता होता क्या, देखता है, 1 मिनट पीछे लेके जाता इसको। रुको 1 मिनट। अरे रुको बाबा, सबूरी 2 मिनट। तुम लोग कर सकते हो तो खुद से करो, तब तक मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मैंने तो क्वेश्चन पूछा है तुमसे, तुम खुद आंसर करोगे इसका, मैं क्या करूं, मैं क्यों करूं उसका आंसर। ये मैं लेके आ गया इधर क्वेश्चन, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे अर्थमेटिक मीन निकालना है, ठीक है। एंड मेरे को कौन सी सीरीज दी हुई है, दिस इज व्हाट, दिस इज inclusive series. So inclusive series is given to me, ठीक है। and I have to calculate arithmetic mean. The following formula, from the following formula you have to calculate arithmetic mean, that's it, okay. So marks, that is x is given as 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60. Frequency 10, 20, 30, 40, 50, 60. सबसे पहले आई हैव टू कन्वर्ट मतलब इंक्लूसिव सीरीज को मेरे को काय में कन्वर्ट करना है, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है। मतलब ये इंक्लूसिव सीरीज है, अब मेरे को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करूंगा, 0.5 लोअर लिमिट में माइनस करूंगा, 0.5 अपर लिमिट में, तो 0.5 डैश 10.5। एक बार हमारी कर लो, जो मैं बोल रहा हूँ कर लो, समझ में आ जाएंगी चीज़ें, आगे नहीं करनी पड़ेंगी। 10.5, 20.5, 20.5, 30.5, 30.5, 40.5, 40.5, 50.5, 50.5, 60.5। आहा सर आपने तो कन्वर्ट कर दिया, क्या बात है सर। कन्वर्ट करने के बाद सर हम निकालेंगे सर मिड वैल्यू, सर मिड वैल्यू निकालेंगे सर 0.5 प्लस 10.5 डिवाइडेड बाई 2, सर हमको आती है निकालना। 10.5 प्लस 10.5 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आता है सर 5.5। 10.5 प्लस 20.5 डिवाइडेड बाई 2, सर आंसर आता है 15.5। सर 20.5 प्लस 30.5 डिवाइडेड बाई 2, सर आंसर आता है 25.5। सर 30.5 प्लस 40.5 डिवाइडेड बाई 2, सर आंसर आता है 35.5। यहाँ पे 45.5 आएगा, करके देख लेते हैं एक बार, चलो भाई तसल्ली के लिए। अरे गैप 10 की तो 10 का ही आएगा ना डिफरेंस, थोड़ा सा दिमाग लगाते चलो तो चीज़ें समझ में आसानी से आएंगी। 40.5 प्लस 50.5 डिवाइडेड बाई 2 करो तो 45.5 है। 50.5 प्लस 60.5 डिवाइडेड बाई 2, if you are doing that then 55.50, and after that f into mv, यही करना पड़ता है, f into mv। अरे फेस वैल्यू, सॉरी फेस वैल्यू बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय मिड वैल्यू। so this is your frequency, this is your mid value, you have to calculate 10 into 5.5 is equals to 55, 20 into 15.5 is equals to 310, 30 into 25.5 is equals to 765, 40 into 35.5 1420, 1420, 50 into 45.5 is equals to 2275, 2275, 60 into 55.5 is equals to 3330। सर ये आ गया हमारा, थोड़ा सा यहाँ पे ना गिचड़ माचड़ हो गया मेरा, मैं तो लाइन मार देता हूँ, तुम भी मार लेना। खैर
देयरफॉर एफ इंटू एम वी का समेशन जीटी दबा के आ गया 8155। फ्रीक्वेंसी की टोटल कितनी आती है 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 210। तो एफ का समेशन आ रहा है 210। तो देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल्स टू एफ इंटू एम वी का समेशन अपॉन समेशन एफ। मैं लिखता भी वैसे ही हूँ, बोलता भी वैसे ही हूँ, और वैसे ही करना चाहिए। पेपर के लिए भी अच्छा है ये सब चीज़ें। नहीं तो तुम लिखते कुछ और हो, बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो, पेपर में कुछ और कांड करके आते। ऐसा नहीं करने का, अच्छा नहीं रहता है। 38.33। हे सॉल्व हो गया सर, आप तो जीनियस हो, सॉल्व कर दिए। हाँ, क्या क्या जीनियस भाई, हमारी कर रहे थे दूसरे से बैठ के मैं। खैर क्लियर, समझ में आया, सॉल्व हो गया। अब यही प्रॉब्लम को भूल जाओ 2 मिनट के लिए कि उसको कन्वर्ट करना है। उसको नॉर्मली जैसा प्रॉब्लम है वैसे ही सॉल्व करके देखो। एक्स एफ 110 1120 2130 3140 4150। मैं ना नंबर्स में भी कर्सिव लिख देता हूँ कई बार। 3140 4150 और क्या था 5160। फ्रीक्वेंसी 10 20 30 40 50 60। तो समेशन एफ तो सर 2110 ही रहने वाला है। अब भूल जाओ, सिंपली इसको इसी की क्या निकाल लो, मिड वैल्यू, कन्वर्ट मत करो। तो 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 5.5, 11 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 15.5, 21 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 25.5, 31 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 35.5, 45.5, 55.5। एफ इंटू एम वी करो कितना आता है 10 इंटू 5.5 55, 20 इंटू 15.50 310। जानबूझ के हमारी करके दिखा रहा हूँ, आधे लोगों को तो अभी तक समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कब से। 30 इंटू 25.5 765, 40 इंटू 35.5 1420, 50 इंटू 45.5 2275, 60 इंटू 55.5 3330। तो एफ इंटू एम वी उसका समेशन जी टी 8155। देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल्स टू एफ इंटू एम वी उसका समेशन अपॉन समेशन एफ इज इक्वल्स टू 8155 अपॉन 210 38.33। हे जादू, ये तो जादू हो गया। सेम आंसर, बिना कन्वर्ट करे और इतनी हमाली करके कन्वर्ट करने के बाद भी सेम आंसर, और बिना कन्वर्ट करे भी सेम आंसर। जादू, ऐसा कैसे? अबे गधो, कोई जादू नहीं है। एक सिंपल सी बात है, और वो ये बात है कि अगर तुम कन्वर्ट भी करते हो तो कन्वर्ट करते समय तुम क्या कर रहे हो, कन्वर्ट करते समय तुम ये कर रहे हो कि 0.5 उठा के लोअर में माइनस कर दे रहे हो और वही 0.5 उठा के अपर में ऐड कर दे रहे हो। यानी लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर देते हो, अपर लिमिट में वही 0.5 ऐड कर देते हो। सो बेसिकली उन दोनों की टोटल 1 प्लस 10 11 होता है, 0.5 प्लस 10.5 भी 11 ही होगा, क्योंकि तुमने उसमें से कोई नंबर हटाया थोड़ी ना है, सिर्फ तुम उसमें क्या कर रहे हो, नंबर शफल कर रहे हो। 0.5 लोअर में से माइनस कर दे रहे, 0.5 अपर में ऐड कर दे रहे, और क्या कर रहे हो तुम, यही तो तुम कर रहे हो, और क्या कर रहे हो। तो अल्टीमेटली मिड वैल्यू तो दोनों की सेम ही आने वाली है ना, चाहे तुम कन्वर्ट करो या कन्वर्ट ना करो। तो क्योंकि इसकी मिड वैल्यू सेम आने वाली है, चाहे तुम उसको कन्वर्ट करो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में या ना करो एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में कन्वर्ट,
सही, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो या इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट ना करो, तुम्हारा आंसर ऑलवेज रिमेन सेम. So there is no need to convert this because mid value remains same ना, so answer remains same. अब पेपर में क्वेश्चन उठा के दे देंगे वो जो मैंने यहां पे लिख के दिया आपको कि whether it is compulsory to convert the inclusive series into exclusive series by calculating arithmetic mean. So no, not compulsory because mid value इज सेम. आपकी भाषा के लिए याद रखने के लिए लिख दिया बिकॉज मिड वैल्यू इज सेम, तो देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट दिस. और काय के लिए इतनी हमाली करते बैठना, मैंने एक बार कर दिया जानबूझ के ताकि तुमको याद रहे. एक बार हमने हमाली कर दी है, लेकिन हर बार ऐसी करने की जरूरत नहीं है ना इतनी हमाली. डायरेक्टली ये सॉल्व करो, खत्म होगी बात, आंसर सेम आ रहा है, बात खत्म होगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो, खत्म होगी बात. तो यहां पे जानबूझ के हमाली करा मैंने ताकि आपके दिमाग में ये चीजें क्लियर हो. ठीक है, अदरवाइज इसी कोई हमाली करने की नीड नहीं है. कुछ लोग, कुछ टीचर्स भी मैं देखता हूं वो जबरदस्ती ये करवाते रहते हैं, कोई नीड ही नहीं है ना. पर देयर इज नो नीड बिकॉज आंसर रिमेन्स सेम. उल्टा लॉजिक समझा दो उनको तो बात ही खत्म हो गई. सो देयर इज नो नीड टू डू दैट. ऐसा करो या ऐसा करो, बात एक ही है. लेकिन हर केस में ऐसा होगा, कि हाँ हर केस में ऐसा होगा मीन निकालने के लिए, क्योंकि अरे मिड वैल्यू दोनों में सेम रहने वाली है ना भाई. तुम ग्रुप जो बना 1 to 10 का और 0.5 to 10.5 का, उसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है. सिर्फ तुम 0.5 इधर माइनस करके, यानी इधर से उठा के नीचे लोअर से उठा के अपर में ऐड कर दे रहे हो, तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं. तो जब मिड वैल्यू सेम रहेंगी तो आंसर सेम ही आने वाला है. सर ना सर, इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतने सारे फॉर्मूले हैं, हे राम, इतने सारे फॉर्मूले याद करने, आप तो बहुत इजी वाला करा रहे हो, है ना. ये सारे फॉर्मूले हमको पढ़ने, एक एक फॉर्मूले, इन सबसे ना 9 फॉर्मूले टोटल मीन निकालने के. 3 हमने पढ़ लिए, 3 हमको चलो याद भी हो गए, और 6 पढ़ने हैं सर, और 6 याद करने हैं. क्योंकि पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कैलकुलेट दैट सम दैट कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, ऐसा भी हो सकता है. तो इसका आंसर मैं आज दूं या कल दूं, तुम बताओ, तुम बोलो, वैसा करता हूं मैं. इसका आंसर मैं आज दूं या कल दूं कि तुमको ये 6 के 6 फॉर्मूले यूज करने ही नहीं है कभी. तुम ये सिर्फ 3 गौरानी फॉर्मूले से भी अपना काम निकाल सकते. देयर इज नो नीड टू यूज दिस 6 फॉर्मूलेस. सच बोल रहा हूं, कोई नीड नहीं है. सर क्वेश्चन में बोला तो स्टेप डेविएशन से कैलकुलेट करो, आपको क्या है आ गया. तो सर शॉर्टकट से कैलकुलेट करो बोला तो आ गया, तो आपको क्या है, एक शॉर्टकट बताओ क्या. अब ये 9 के 9 फॉर्मूले से मीन कैलकुलेट करो. एज इन आप इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हो, और ये इंडिविजुअल सीरीज में आप ये 3 में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो. डिस्क्रीट सीरीज में आप ये 3 में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो. कंटिन्यूअस सीरीज में ये 3 में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो. आपका जो आंसर रहने वाला है ना, वो सेम रहने वाला है. सेम रहने वाला है आपका आंसर. और हम खेल रहे हैं यहां पे कौन बनेगा करोड़पति, जय माता दी, मतलब एमसीक्यू. तो जब हम एमसीक्यू खेल रहे हैं, आंसर सेम रहने वाला है, तो काय को फुकट फाकट में इतने बड़े बड़े फॉर्मूले लगा के क्वेश्चन आंसर निकालने का, जब आंसर छोटे से आ जाता है. तो पेपर में इतनी हमाली करने की तो तुमको जरूरत है ही नहीं. हाँ, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, पढ़ा तो मैं दूंगा एक बार, और मैं बोलूंगा कि याद भी हो जाएंगे तुम्हारे को, मैं करवा दूंगा याद. बट पेपर में इतने लंबे लंबे फॉर्मूले के सॉल्यूशंस निकाल के तुमको करने की जरूरत है ही नहीं. उसका सिंपल सा रीजन है, आप तीनों फॉर्मूले से निकाल के देख लो, चाहे आप नॉर्मल मेथड से कैलकुलेट करो, स्टेप डेविएशन से कैलकुलेट करो, या शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट करो, आपका जो मीन रहने वाला है वो सेम रहने वाला है. बिकॉज दिस आर दी मेथड्स. सो मेथड अलग है सॉल्व करने की, मेथड अलग है, मेथड अलग है. इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपका आंसर मीन ही चेंज हो जाएगा, पूरा आपका आउटपुट ही चेंज हो जाएगा. नहीं, यानी ये तरीके से अलग माल बनेगा, ये तरीके से अलग माल बनेगा, ये तरीके से अलग माल बनेगा, ऐसा नहीं है. तरीके अलग अलग है माल बनाने के, मीन निकालने के, लेकिन आंसर तीनों में क्या आने वाला है राजा मेरे, सेम आने वाला है. तो याद करने की जरूरत ऐसे तो नहीं है. 100 में से एक रीजन है जिसकी वजह से ये याद करना पड़ता है.
लेकिन ऐसा पेपर में इतने बड़े बड़े सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इतना। हम सॉल्व तो ये 3 ही फॉर्मूले करेंगे, पहले बेसिक वाले जो हमने पढ़े, और इसी से सॉल्व करेंगे। हाँ, एक रीजन है कि कहीं गलती में गलती तुम्हारे को सीधा सीधा ये फॉर्मूले के अंदर का डेटा दे दिया कि समेशन डी इतना है, एन इतना है, ए इतना है, ठीक है, और बोल रहा है मीन निकालो। तो ऐसा चांस 100% में से 1% रहता है होने का कि तुम्हारे को पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन वो क्या कर ले, पूछ ले। तब ये फॉर्मूले तुम्हारे को लगाते आना चाहिए, बस उतना ही इसका काम है। अदरवाइज आंसर तो क्या है, सेम है। कल मैं बता दूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जब इसका काम पड़ता है, एक बार करके भी दिखा दूंगा, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। बट इसको याद रखने की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, याद रखो सको तो रखो, नहीं रख सको तो कोई बात नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन आंसर तीनों में से कोई भी मेथड बोले ना एमसीक्यू में, आपका आंसर तीनों में सेम आने वाला है। वो पूरा स्टेप डिवीजन से सॉल्व करो, आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व करना, डायरेक्ट मेथड से आपका आंसर वही आएगा, मेरी शर्त है, गारंटी है, करके देखेंगे। और क्या, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब बात करते हैं भाई। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना अच्छा लगे तो, ठीक है, टैग वैग करो करो, अच्छा लगता है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो भाई हमारे को तुम, ठीक है। CA सतीजा सूरज मेरा वहाँ का ID है, वहाँ भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय 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 बाय, मिलते हैं कल।